सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 10वीं विषय हिंदी अध्याय 3 गद्य भाग में स्त्री शिक्षा के प्रति कुतर्कों का खंडन। ये पाठ हमने पहले प्रारंभ कर दिया था। अब हम इसका अगला भाग देखते हैं। द्विवेदी जी जो है वो इसके लेखक रहे हैं और द्विवेदी जी क्या कहती हैं, इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों उपदेश देते। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों की गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। तो अब इसके विषय में क्या बताया, द्विवेदी जी क्या कहना चाह रहे हैं। इस गद्यांश के संदर्भ में द्विवेदी जी कहते हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उस समय मतलब हमारे प्राचीन काल में प्राकृत जनता की बोलचाल की भाषा नहीं थी। उस समय प्राकृत ही प्रचलित थी। इसके अनेक प्रमाण भी मिलते हैं, मतलब अनेकों उदाहरण मिलते हैं। उस समय आम बोलचाल की भाषा कौन सी थी? प्राकृत ही थी। यदि प्राकृत का प्रचलन जन सामान्य में न होता तो प्राकृत में ग्रंथ नहीं लिखे जाते। और द्विवेदी जी कहते हैं अगर प्राकृत भाषा का जन सामान्य में मतलब सभी लोगों में इतना प्रचार नहीं होता या लोग नहीं जानते प्राकृत को, तो उस भाषा में ग्रंथ नहीं लिखे जाते। और तो और हमारा जो बौद्ध धर्म कहलाता है, अर्थात गौतम बुद्ध भी बौद्ध धर्म के उपदेश प्राकृत में नहीं देते। तो यहाँ पे ये स्पष्ट किया गया है कि प्राकृत आम बोलचाल की भाषा थी और गौतम बुद्ध भी बौद्ध धर्म के उपदेश प्राकृत में ही देते थे। और बौद्धों के त्रिपिटक नामक ग्रंथ की रचना भी प्राकृत में इसी कारण हुई थी। उस समय सभी लोग प्राकृत ही बोलते थे और अत्यधिक समझते थे। अतः प्राकृत बोलने और पढ़ने को अशिक्षित होने की पहचान नहीं माना जा सकता। जैसे अभी आज वर्तमान की ले लो आप, अभी पढ़े लिखे लोग क्या मारवाड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करते? अधिकतर लोग, आप, हम सभी लोग मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उस समय के लोगों ने क्या कह दिया, जैसे अभी के लोग कहते हैं मारवाड़ी जो बोलते हैं वो अपढ़ है, गंवार है, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा है। तो ठीक उसी प्रकार उस जमाने में भी प्राकृत आम बोलचाल की भाषा थी। यदि यह माना जाए कि गाथा सप्तशती तथा कुमारपाल चरित आदि पुस्तकों के रचयिता अपढ़ थे, तो हिंदी के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अखबार, यानी कि अगर ये मान ले कि ये सब ही अपढ़ थे इसलिए इन्होंने प्राकृत में रचना कर दी, तो ये भी मानना चाहिए कि हिंदी के जो प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार है ना, उनके संपादक को भी हमें अपढ़ ही मानना चाहिए, क्योंकि वह भी अपने समय की प्रचलित भाषा में समाचार लिखते थे। तो उस समय जो भाषा आम बोलचाल की थी उसी भाषा में वो अखबार भी लिखते थे। जैसे अभी हम देखें तो गुजरातियों की जो प्रमुख भाषा है वो गुजराती है, मराठियों की है तो मराठी है, बंगालियों की तो बंगाली है, मतलब वो उनके क्षेत्र की भाषा है। तो उस भाषा में बोलना या लिखना कतई गंवारपन का उदाहरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा में जितना उचित बोलते हैं या समझते हैं उतना उचित कोई भाषा में नहीं समझ सकते। तो उस जमाने में भी प्राकृत भाषा का ही बोलबाला था, अर्थात प्राकृत भाषा बोलने वाले को अपढ़ या गंवार समझना ये खुद के लिए गंवारपन की या अनपढ़ की निशानी कहलाएगी। आगे क्या कहते हैं, पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में ना मिले तो क्या आश्चर्य है। लेखक कह रहे हैं कि पहले स्त्रियों का कोई उल्लेख नहीं था कि वो विश्वविद्यालयों में पढ़ी थी, तो इनका उल्लेख नहीं मिले
तो इसमें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनको बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग को द्वीपांतरों को जाते थे, मतलब बड़े बड़े जहाज़ों पर लोग सवार होकर द्वीपांतरों, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दृश्य ग्रंथ। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इसका अर्थार्थ कुछ इस प्रकार है। लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? प्रस्तुत गद्यांश में द्विवेदी जी कहते हैं कि प्राचीन समय में स्त्रियों की पढ़ाई के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं बना था। स्त्री शिक्षा का उल्लेख पुराणों में न मिलना आश्चर्य की बात नहीं है। अर्थात उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा है, हो सकता है उसका उल्लेख किया गया हो और वह नष्ट हो गया हो। इन बातों के अभाव में स्त्री शिक्षा का होना ही अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आगे द्विवेदी जी पूछते हैं, उस समय के सभी जो महान धर्मात्मा अर्थात जो अपने आप को पंडित, विद्वान, प्रखर ज्ञाता मानते थे, उनको प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि प्राचीन काल में तो वायुयान भी उड़ते थे, विमान बनाने की कला सिखाने वाला कोई शास्त्र तो उपलब्ध नहीं है। मतलब उनके ऊपर तो किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। पहले वायुयान भी उड़ते थे, तो कोई ऐसा शास्त्र भी दिखलाइए जिसमें इसका उल्लेख किया गया हो। लोग जहाज़ों में बैठकर, यानी जल यात्राएं होती थी पहले, जहाज़ों में बैठकर देश विदेश की यात्राएं भी करते थे, वायुयान में भी जाते थे, जहाज़ों में भी जाते थे। तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिलता जिसमें जहाज़ बनाने का तरीका स्पष्ट किया गया हो। लेखक ने क्या कहा है कि स्त्रियों की पढ़ाई के लिए तो कोई उल्लेख नहीं है, तो बताइए जहाज़ बनाने का भी कोई उल्लेख है क्या? उसका भी नहीं है, तो उसी चीज़ को भी हमें नकार देना चाहिए। परंतु हमारे देश में कुछ लोग पुराने ग्रंथों में अनेक प्रतिभाशाली विदुषी महिलाओं के नामों का उल्लेख देखने के बाद भी स्त्रियों को बिना पढ़ी लिखी, असभ्य और मूर्ख मानते हैं, जो कतई उचित नहीं है। आगे दोनों गद्यांशों का स्पष्टीकरण, मतलब दोनों गद्यांशों का सारांश क्या निकलता है? तो उक्त दोनों गद्यांश से स्पष्ट होता है कि द्विवेदी जी के अनुसार प्राचीन काल में संस्कृत कुछ लोग ही बोलते थे। अधिकांश लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। और प्राकृत ही लोकप्रिय जन जन की भाषा थी, वह गंवार भाषा नहीं थी। और न ही प्राकृत बोलने वाले अशिक्षित थे। अभी जैसे मैंने अभी भी उदाहरण दिया, अगर हम मारवाड़ी का प्रयोग करें तो क्या हम असभ्य और अशिक्षित होंगे? कतई नहीं। तो इसी के ऊपर ही उंगली किसने उठाई है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अतः द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधियों का ये कुतर्क स्वीकार नहीं किया कि पहले यदि भारत की स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती तो किसी विश्वविद्यालय के नाम का उल्लेख मिलता, पुराणों में इस तथ्य का वर्णन अवश्य मिलता। ऐसा न होना ही इस बात का प्रमाण है कि स्त्रियों को पढ़ाने का रिवाज पहले नहीं था, जो कतई उचित नहीं माना गया है। अब है आज भैया बहनों के लिए गृह कार्य, जिसमें पहला प्रश्न ये है, अभी आपने स्त्री शिक्षा के विषय में पढ़ा, तो आपके नज़रिए से आपको उत्तर भी लिखना है कि स्त्री शिक्षा के समर्थन में क्या आप कुछ तर्क प्रस्तुत करना चाहते हैं, मतलब कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कोई 2 तर्क प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न संख्या 2, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत में क्यों दिए थे? प्रश्न संख्या 3, प्राकृत में लिखे 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। और अंतिम प्रश्न है जो आपको ढूंढना है और फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, प्राकृत भाषा किसे कहते हैं? ये आपको लिखना है। सभी भैया बहनों को धन्यवाद।